तीर्थराज प्रयागराज, धरती पर आध्यात्मिक स्वर्ग। अगर आपने प्रयागराज नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हम आपको दिखाएंगे वहाँ की खूबसूरत मंदिरें, दर्शनीय स्थल, वहाँ के पार्क, वहाँ के घाट, साथ ही साथ वहाँ के चर्चित फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, साहित्यकार और महान अभिभूतियाँ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। संगम शहर, प्रयागराज की अनंत विरासत। 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर बसा प्रयागराज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। कई नामों से जाना जाता है। प्रयाग, इलाहाबाद और तीर्थराज। यह प्राचीन शहर सहस्राब्दियों से आस्था, ज्ञान और क्रांति का केंद्र रहा है। इसकी मिट्टी में साम्राज्यों की गूंज, प्राचीन ग्रंथों की फुसफुसाहट और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में अनगिनत तीर्थयात्रियों की आत्मा समाहित है। त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाने वाला शहर का रणनीतिक स्थान इसे आध्यात्मिक साधकों के लिए एक केंद्र बिंदु और संस्कृतियों का संगम बनाता है। इसके तटों पर ध्यान लगाने वाले प्राचीन ऋषियों से लेकर भव्य किलों का निर्माण करने वाले मुगल सम्राटों तक प्रयागराज ने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। आज ये प्राचीन परंपराओं, औपनिवेशिक प्रभावों और आधुनिक आकांक्षाओं के धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री के रूप में खड़ा है। प्रयागराज की स्थायी विरासत प्राचीन और आधुनिक को सहजता से मिलाने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसा शहर है जहां सदियों पुराने रीति रिवाजों को उसी उत्साह के साथ किया जाता है जैसे अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति को अपनाया जाता है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस आकर्षक शहर के केंद्र में उतरते हैं, इसकी पौराणिक जड़ों, इसके ऐतिहासिक महत्व और इसके स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव की खोज करते हैं। अरे इतिहास के शौकीनों, आज चलो प्रयागराज की दिलचस्प कहानी में डुबकी लगाते हैं, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहला यज्ञ किया था। प्रयागराज नाम प्रयाग से आया है, प्र और यज्ञ का मेल, जो पहले यज्ञ का प्रतीक है। इस पवित्र स्थान का ऋग्वेद और कई पुराणों में प्रयाग के रूप में उल्लेख है, जिसका मतलब हिंदी में नदियों का संगम भी होता है। यहां पवित्र नदियां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलती हैं, जिससे इसे पंच प्रयाग का राजा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, इस पवित्र शहर के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, वेणी माधव के रूप में। यहां विष्णु के 12 रूप हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। यह जगह उन 4 स्थानों में से एक है जहां हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के साथ भव्य कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज ने उथल पुथल और विजय दोनों देखे हैं। इस पर मराठों ने हमला किया था और बाद में यह अंग्रेजों के शासन में आ गया। 1777 में अंग्रेजों ने यहां एक सैन्य छावनी स्थापित की। 1857 के भारतीय विद्रोह में शहर ने सक्रिय भूमिका निभाई और 1904 से 1948 तक संयुक्त प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य किया। पौराणिक कथाओं में डूबा शहर, प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार में गहरी हैं। शहर का उल्लेख वेदों, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो एक पवित्र भूमि के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। किंवदंतियां प्रचुर मात्रा में हैं, जो शहर के दिव्य मूल और ब्रह्मांड निर्माण में इसके महत्व की एक विशद तस्वीर पेश करती है। एक प्रमुख किंवदंती कहती है कि ब्रह्मा जी ने, सृष्टि के रचयिता, अपनी सृष्टि के कार्य को पूरा करने के बाद पहला यज्ञ करने के लिए इसी स्थान को चुना। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग शब्द की उत्पत्ति इसी महत्वपूर्ण घटना से हुई है, जिसमें पहला और यज्ञ बलिदान को मिलाकर शहर के दिव्य से आदिम संबंध को दर्शाया गया है। महाकाव्य रामायण में भी प्रयागराज का उल्लेख प्रयाग के रूप में मिलता है, जो भगवान राम द्वारा अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान द्वारा किया गया एक पवित्र शहर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने प्रयागराज के आसपास स्थित उनके आश्रम में महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद मांगा था। इस पौराणिक यात्रा ने आध्यात्मिक महत्व के स्थान के रूप में शहर की स्थिति को और मजबूत किया। महाभारत में भी पांडव भाइयों, महाकाव्य के नायकों की कुरुक्षेत्र युद्ध के रक्तपात के लिए प्रायश्चित की तलाश में अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान प्रयागराज जाने की कहानी बताई गई है।
प्रयाग से इलाहाबाद और वापस ऐतिहासिक परिवर्तनों को नेविगेट करना। इतिहास के इतिहास में प्रयागराज की यात्रा भव्यता और उथल पुथल दोनों के कालखंडों द्वारा चिह्नित है। शहर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा, प्रत्येक ने इसके सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। मौर्य साम्राज्य से लेकर मुगल काल और ब्रिटिश राज तक प्रयागराज ने प्रभावों को इनायत से आत्मसात किया है, जो आज के जीवंत शहर के रूप में विकसित हो रहा है। मुगल बादशाह अकबर ने प्रयागराज के रणनीतिक महत्व को पहचाना और 16वीं शताब्दी में इसके तट पर एक दुर्जय किले की स्थापना की। उसने शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जिसका अर्थ फारसी में भगवान का निवास है, जो शहर की पहचान पर मुगल प्रभाव को दर्शाता है। इलाहाबाद किला अपनी भव्य प्राचीर और जटिल मुगल वास्तुकला के साथ इस युग का प्रमाण है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में इलाहाबाद पर नियंत्रण कर लिया, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत का प्रतीक है। ब्रिटिश प्रशासन के तहत इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए शहर का विकास किया, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसी भव्य औपनिवेशिक इमारतों का निर्माण किया, जो अभी भी एक प्रमुख स्थल चिन्ह के रूप में खड़ी है। 2018 में राज्य सरकार द्वारा शहर का नाम आधिकारिक तौर पर प्रयागराज में बदल दिया गया, इसकी प्राचीन विरासत को स्वीकार करते हुए और इसकी पूर्व औपनिवेशिक पहचान को पुनः प्राप्त किया गया। यह निर्णय भारत में ऐतिहासिक आख्यानों को पुनः प्राप्त करने और औपनिवेशिक शासन के दौरान बदले गए स्थानों के मूल नामों को पुनर्स्थापित करने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। शिक्षा और साहित्य में प्रयागराज की स्थायी विरासत। ज्ञान और विद्वता के केंद्र के रूप में प्रयागराज की प्रतिष्ठा सदियों पीछे चली जाती है। यह शहर लंबे समय से बुद्धिजीवियों, लेखकों और कवियों के लिए एक चुंबक रहा है, एक जीवंत साहित्यिक और शैक्षणिक परंपरा को बढ़ावा देता है, जो आज भी फल फूल रही है। 1887 में स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। पूर्व के ऑक्सफोर्ड का उपनाम। इसने प्रख्यात विद्वानों, वैज्ञानिकों, लेखकों और राजनीतिक नेताओं की पीढ़ियों का निर्माण किया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। प्रयागराज साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य के लिए उपजाऊ भूमि रही है। यह शहर भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान था, जो अपनी उद्दाम कविताओं और आधुनिक हिंदी कविता में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनकी विरासत शहर में महत्वाकांक्षी लेखकों और कवियों को प्रेरित करती रहती है। 1864 में स्थापित इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है। पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखागारों का इसका विशाल संग्रह इसे शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक खजाना बनाता है। पुस्तकालय शहर की स्थायी बौद्धिक जिज्ञासा और ज्ञान के संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रयागराज की सीखने की परंपरा कक्षाओं और पुस्तकालयों की सीमाओं से परे है। शहर के घाट, पार्क और सार्वजनिक स्थान अक्सर चर्चाओं, वाद विवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए खुले मंच में बदल जाते हैं, जो इसके जीवंत बौद्धिक वातावरण को दर्शाते हैं। प्रयागराज वह शहर जहां गंगा और यमुना मिलती हैं, इतिहास, संस्कृति और कलात्मक प्रतिभा का संगम है। यह एक ऐसा शहर है जो भारत की आत्मा का प्रतीक है। प्रयागराज आस्था, इतिहास और प्रगति की एक कालातीत टेपेस्ट्री। प्रयागराज एक अनोखे चौराहे पर खड़ा है, जहां प्राचीन परंपराओं की धाराएं आधुनिक आकांक्षाओं की गतिशीलता के साथ मिलती हैं। यह एक ऐसा शहर है जो भारत के सार का प्रतीक है, जहां आध्यात्मिकता, इतिहास और प्रगति एक मनोरम टेपेस्ट्री बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। ब्रह्मा के पहले यज्ञ के स्थल के रूप में अपनी पौराणिक उत्पत्ति से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और शिक्षा और उद्योग के केंद्र के रूप में इसके उदय तक प्रयागराज की यात्रा लचीलापन, परिवर्तन और अटूट विश्वास की रही है। इसके घाटों ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं और आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वाले अनगिनत तीर्थयात्रियों की भक्ति को देखा है। आज प्रयागराज भारत की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है, एक ऐसी भूमि जहां अतीत और वर्तमान सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है। जैसे जैसे शहर का विकास जारी है, अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए, प्रगति को अपनाते हुए,
यह एक ऐसे राष्ट्र के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है जो एक उज्जवल भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं के साथ अपनी प्राचीन जड़ों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, प्रयागराज साम्राज्यों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना रहा। शहर ने राजवंशों का उत्थान और पतन देखा। मुगल काल अपने साथ फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण लेकर आया। यमुना के तट पर खड़ा भव्य इलाहाबाद किला इस वास्तुशिल्प के मेल का प्रमाण है। अंग्रेजों के आगमन ने प्रयागराज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह शहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रणनीतिक केंद्र बन गया। 1857 में हुए पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गूंज इसकी गलियों में गूंजी। प्रयागराज एक बार फिर खुद को स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में पाया। उपनिवेशवाद की राख से एक नए भारत का उदय हुआ। अपनी समृद्ध बौद्धिक विरासत के साथ प्रयागराज ने राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयागराज उत्तर भारत में स्थित एक शहर है। यह 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा है। इस पवित्र शहर को प्रयाग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बलिदान का स्थान। प्रयागराज ज्ञान और शिक्षा का केंद्र है। यह सदियों से कई विद्वानों और विचारकों का घर रहा है। प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में से एक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय अपने मजबूत शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। यह अपने खूबसूरत कैंपस और समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण संस्थान है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। यह संस्थान भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। यह इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और वास्तुकला में कई तरह के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स प्रदान करता है। प्रयागराज कई अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का भी घर है। इनमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान और सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय शामिल हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसे अक्सर पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, की स्थापना ने शहर की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा। यह सम्मानित संस्थान प्रतिभाओं की खान बन गया। उन दिमागों का पोषण किया जो आगे चलकर विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएंगे। साहित्य और राजनीति से लेकर विज्ञान और सिनेमा तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने विश्व मंच पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन प्रयागराज की कहानी केवल साम्राज्यों या संस्थानों के बारे में नहीं है। यह इसके लोगों की भावना के बारे में है। यह उस सांस्कृतिक लोकाचार के बारे में है जिसने कलाकारों और विचारकों की पीढ़ियों का पोषण किया है। भारतीय सिनेमा में शहर का योगदान इस स्थायी विरासत का प्रमाण है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन इसी भावना के प्रतीक हैं। प्रयागराज में जन्मे इन चहल पहल वाली गलियों से लेकर रुपहले पर्दे तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिल्म सिलसिला के गीत रंग बरसे लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे थे। पूरब का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले कई पूर्व छात्र फिल्म और संगीत के क्षेत्र में अपनी कामयाबी का डंका बजा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस से निकले तमाम होनहार स्टूडेंट्स ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। इन होनहारों ने न केवल सिनेमा और संगीत को नए रूप में परिभाषित किया है, बल्कि अपना एक अलग स्टाइल भी तैयार किया है। युवा दिलों की धड़कन एवं प्रसिद्ध फिल्म गीतकार मनोज मुंतशिर भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनोज मुंतशिर गीतकार और कवि होने के साथ टेलीविजन सीरियल्स की स्टोरी स्क्रिप्ट और पटकथा लेखक भी हैं। कौन बनेगा करोड़पति के लिए पटकथा लेखन के बाद उन्होंने फिल्मों के लिए कई सफल हिंदी गीत लिखे हैं। फिल्म केसरी के गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा के साथ कौन तुझे यूं प्यार करेगा, दिल मेरी न सुने और फिर भी तुमको चाहूंगा जैसे फिल्मी गानों ने मनोज को खास पहचान दिलाई है। सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर अभिजीत घोषाल भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं।
एक बैंकर से अपने कैरियर को शुरू करने वाले अभिजीत के कुछ अलग हटकर करने के जुनून ने उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। चर्चित टीवी म्यूजिक शो सारे गामापा से म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले अभिजीत का जादू युवाओं में सिर चढ़कर बोलता है। 17 भाषाओं में गाने का हुनर रखने वाले अभिजीत ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला की छाप छोड़ दी है। एक्टर विनय पाठक ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने थिएटर और फिल्म अभिनय के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विनय के नाम भेजा फ्राई, खोसला का घोंसला, जॉनी गद्दार, रब ने बना दी जोड़ी, माय नेम इज़ खान जैसी फिल्में शामिल हैं। कॉमिक अभिनय में विनय पाठक का अपना एक स्टाइल है। उनकी एक्टिंग का तमाम लोग लोहा मानते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट आदित्य श्रीवास्तव ने चर्चित टीवी सीरियल सीआईडी में इंस्पेक्टर अभिजीत की भूमिका से अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। वहीं सत्या, गुलाल, ब्लैक, कालू और दिल से आदि फिल्मों में भी उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई है। उन्होंने ब्योमकेश बख्शी, रिश्ते, नया दौर, ये शादी नहीं हो सकती, आहट जैसे टीवी शोज में भी काम किया है। वह आज भी तमाम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। गीतकार, कंपोजर, फिल्म राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर संदीप ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों को अपने खूबसूरत गीतों से सजाया है। 2003 में भूत फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले संदीप ने पेज 3, सरकार, कॉरपोरेट, सांवरिया, सरकार राज, फैशन, जेल, पान सिंह तोमर, साहेब बीवी और गैंगस्टर, बुलेट राजा, आशिकी 2 और सिंघम रिटर्न में कई हिट गाने लिखे। उनका लिखा गीत सुन रहा है ना तू म्यूजिक लवर्स में काफ़ी पसंद किया जाता है। संदीप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और लेखक विकास स्वरूप ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और इतिहास विषयों के साथ स्नातक की पढ़ाई की। ऑस्कर में धूम मचाने वाली फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर उनके उपन्यास पर ही बनी थी। उनके दूसरे उपन्यासों पर भी फिल्में बन रही हैं। पंडित रामाश्रय झा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित संगीतकार, विद्वान और शिक्षक। रामाश्रय झा 1980 से 1989 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के प्रमुख रहे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता झा का 5 खंडों वाला संकलन अभिनव गीतांजलि हिंदुस्तानी संगीत के सबसे प्रभावशाली कार्यों में गिना जाता है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विजेता ध्रुपद गायक पंडित प्रेम कुमार मलिक भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। पेशेवर ध्रुपद गायक दरभंगा घराने से आने वाले पंडित प्रेम कुमार ने ध्रुपद शैली को बुलंदियों पर पहुंचाया है। संगीत के क्षेत्र में उनकी अपनी अलग और खास पहचान है। पद्मश्री से सम्मानित शुभा मुदगल ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रो. रामाश्रय झा के निर्देशन में संगीत की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने भारत के शास्त्रीय संगीत के साथ पॉपुलर म्यूजिक में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आज शुभा मुदगल भारत में गायन एवं संगीत की दुनिया में नामचीन चेहरा है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले तनवीर जैदी ने इश्क समंदर, काहे गए परदेस पिया, शादी वादी, इश्क बवंडर, सजनी, बेलगाम जैसी फिल्मों और जेल में है जिंदगी, अदालत, सीआईडी, बड्ढी मेम साहब और मेले का सुपरस्टार जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया है। विश्वविद्यालय ने भारत के कुछ प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कई छात्रों और शिक्षकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। विश्वविद्यालय राष्ट्रवादी भावना का केंद्र बन गया। स्वतंत्रता के बाद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्थान बना रहा। इसने राजनीति, कानून, साहित्य और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख हस्तियों का निर्माण जारी रखा। प्रयागराज ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ दी है। यहाँ के उल्लेखनीय हैं स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय, वकील और राजनीतिज्ञ पंडित मोतीलाल नेहरू, उपन्यासकार उपेंद्रनाथ अश्क, उर्दू कवि अकबर इलाहाबादी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री नरगिस, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, कवि, कला और इतिहासज्ञ जगदीश गुप्त,
पूर्व प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंदी लेखक धर्मवीर भारती, हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन, उर्दू कवि फिराक गोरखपुरी, संगणक वैज्ञानिक मणिंद्र अग्रवाल, आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी, महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा, राजनीतिज्ञ मुरली मनोहर जोशी, धी मोहम्मद कैफ, तंत्रिका वैज्ञानिक मृगांक सूर, हिंदी कवि रामकुमार वर्मा, लेखक विभूति नारायण राय, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व प्रमुख न्यायाधीश वी.एन. खरे, गायिका शुभा मुदगल, हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शास्त्रीय वादक हरिप्रसाद चौरसिया, कवि हरिवंश राय बच्चन, भौतिक शास्त्री और महान गणितज्ञ हरीश चंद्र और साहित्यकार राजेंद्र कुमार। गुप्त वंश के राज्य में प्रयागराज एक राजधानी के रूप में उभरा। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, जो कला, विज्ञान और शासन में अपनी प्रगति के लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे शासकों के अधीन गुप्त साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। प्रयागराज अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। यहाँ से गुप्तों ने अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन किया। उन्होंने शांति और समृद्धि के दौर को बढ़ावा दिया, जिससे कला और संस्कृति का विकास हुआ। गुप्त काल में शहर का महत्व कई पुरातात्विक खोजों और शिलालेखों में स्पष्ट है। ऐसा ही एक शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य की भव्यता और प्रशासनिक कौशल का प्रमाण है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, सिर्फ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। यह गुप्त साम्राज्य के परिष्कृत प्रशासन की एक झलक है। सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया यह शिलालेख उनकी सैन्य विजयों और उपलब्धियों का विवरण देता है। यह गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना पर भी प्रकाश डालता है। शिलालेख में कुमारमात्य, महादंडनायक और संधि विग्रहिक जैसे प्रमुख प्रशासनिक पदों का उल्लेख है। ये पद शासन की एक पदानुक्रमित प्रणाली को दर्शाते हैं, जो अपने समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक थी। उदाहरण के लिए, कुमारमात्य राजस्व संग्रह और प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक उच्च पदस्थ अधिकारी था। प्रयाग प्रशस्ति 5वीं शताब्दी के भारत में दशमलव प्रणाली के उपयोग का प्रमाण भी प्रदान करती है। गुप्त बौद्धिक कौशल की पहचान, यह परिष्कृत गणितीय प्रणाली ने प्रशासन और व्यापार को सरल बनाया। समुद्रगुप्त के शासनकाल के शिलालेख के विस्तृत विवरण एक विशाल साम्राज्य को बनाए रखने में मजबूत नेतृत्व और कुशल प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हिंदुओं के लिए प्रयागराज बहुत आध्यात्मिक महत्व वाला शहर है। इसे सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आते हैं। उनका मानना है कि त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के दौरान पूरे भारत और विदेशों से लाखों तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए प्रयागराज आते हैं। कुंभ मेले के अलावा प्रयागराज कई प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों का भी घर है। अलोपी देवी मंदिर, हनुमान मंदिर और शंकर विमान मंडपम शहर के कुछ सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल हैं। प्रयागराज में पातालपुरी मंदिर किले के भूगर्भ में स्थित है और अक्षयवट इस मंदिर के अंदर ही है। यह मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान राम ने इस मंदिर की यात्रा की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि आदि कोटेश्वर भगवान भी यहाँ संस्थापित थे। आजकल वह स्थान धर्म संघ संस्कृत विद्यालय कोटेश्वर धाम से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी यहाँ साधना किया था। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, उनके कृपा पात्र यज्ञ सम्राट श्री प्रबल जी महाराज ने इस मंदिर व आश्रम का जीर्णोद्धार कराकर संस्कृत सेवा हेतु समाज को सौंप दिया है। ये कोटेश्वर धाम से जाना जाता है।
कुछ अन्य स्थान जैसे शिव कचहरी बड़ा ही परम पवित्र स्थान है। सीताराम धाम भी बहुत सुंदर स्थान है तथा नारायणी आश्रम अपने आप में दिव्य झांकी लिए हुए सबके मन को आकृष्ट कर लेता है। ये सभी स्थान गंगा तीर पर ही स्थापित है। प्रयागराज में शिवकुटी अपने आप में तीर्थ है, क्योंकि यहाँ का दर्शन किए बिना प्रयागराज का फल नहीं मिलता है। रानी महल यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यह सम्राट अकबर की राजपूत पत्नी जोधाबाई का महल है, जो रानी महल के नाम से जाना जाता है। यह महल किले में स्थित है। ऑल सेंट्स कैथेड्रल शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित है। यह चर्च पत्थर गिरजाघर के नाम से प्रसिद्ध है। इस चर्च को देखने से प्रतीत होता है कि मानो हम किसी रोमन साम्राज्य का राजगृह देख रहे हैं। 1879 में बनकर तैयार हुए इस चर्च का नक्शा सुप्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद विलियम इमर्सन ने बनवाया था। यह चर्च चौराहे के बीचों बीच स्थित है। भारद्वाज आश्रम आनंद भवन के सामने स्थित एक मंदिर है। यही भगवान राम के वन गमन काल में महर्षि भारद्वाज का आश्रम हुआ करता था। यह आश्रम संत भारद्वाज से संबंधित है और जब इसी संगम से आगे बढ़कर गंगा शिवजी की नगरी काशी में पहुंचती है तो यह जल से लबालब भरी रहती है। यमुना यमुनोत्री की निर्मल धारा लेकर मथुरा में कृष्ण की लीलाओं को रूप देकर और आगरे में ताजमहल को नहलाकर प्रयाग में गंगा में विलीन हो जाती है। प्रत्येक वर्ष के जनवरी फरवरी में इसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इस मेले में करोड़ों लोग संगम के पावन जल में डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। कल्पवासी संगम के तट पर टेंट के बने घरों में निवास करते हैं। भारद्वाज आश्रम कर्नलगंज इलाके में स्थित है। यहाँ ऋषि भारद्वाज ने भारद्वाजेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित किया था और इसके अलावा यहाँ सैकड़ों मूर्तियां हैं। उनमें से महत्वपूर्ण हैं राम लक्ष्मण, महिषासुर मर्दिनी, सूर्य, शेषनाग, नरवरा। महर्षि भारद्वाज आयुर्वेद के पहले संरक्षक थे। भगवान राम ऋषि भारद्वाज के आश्रम में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे। आश्रम कहाँ था यह अनुसंधान का एक मामला है, लेकिन वर्तमान में यह आनंद भवन के पास है। नाग वासुकी मंदिर, यह मंदिर संगम के उत्तर में गंगा तट पर दारागंज के उत्तरी कोने में स्थित है। यहाँ नागराज, गणेश, पार्वती और भीष्म पितामह की एक मूर्ति है। परिसर में एक शिव मंदिर है। नाग पंचमी के दिन एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। मनकामेश्वर मंदिर मिंटो पार्क के पास यमुना नदी के किनारे किले के पश्चिम में स्थित है। यहाँ एक काले पत्थर की शिवलिंग और गणेश और नंदी की प्रतिमाएं हैं। हनुमान की भव्य प्रतिमा और मंदिर के पास एक प्राचीन पीपल का पेड़ है। यहाँ भी भारद्वाज, याज्ञवल्क्य और अन्य संतों, देवी देवताओं की प्रतिमा और शिव मंदिर है। भारद्वाज वाल्मीकि के एक शिष्य थे। यहाँ पहले एक विशाल मंदिर भी था और पहाड़ के ऊपर एक भरत कुंड था। यह प्राचीन शिव मंदिर प्रयागराज के बर्रा तहसील से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। शिवलिंग सुरम्य वातावरण के बीच एक 80 फुट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थापित है। कहा जाता है कि शिवलिंग 3.5 फुट भूमिगत है और यह भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था। जवाहर प्लेनेटेरियम बच्चों के लिए मुख्य आकर्षण बन चुका है। आनंद भवन के बगल में स्थित जवाहर प्लेनेटेरियम में खगोलीय और वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने के लिए जाया जा सकता है। प्रयागराज संग्रहालय शहर के ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है। कंपनी बाग के अंदर सन 1931 में प्रयागराज संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। इस संग्रहालय में भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित अनेक वस्तुएं रखी हुई। इन वस्तुओं में कौशाम्बी के अनेक अवशेष संग्रहित हैं। कौशाम्बी में प्राप्त बुद्ध की मूर्तियां भी इसमें संरक्षित हैं। इस संग्रहालय में प्राचीन सिक्के का एक अनमोल खजाना है।
पंचमार्क सिक्के तांबे के सिक्के कुषाणों तथा गुप्त शासकों द्वारा प्राप्त सिक्कों के अतिरिक्त यहाँ कुछ मुगलकालीन सिक्के भी हैं। यहाँ मुगल काल की अनेक पेंटिंग देखने को मिलती हैं। कुंभ मेला महाकाव्य अनुपात का एक आध्यात्मिक संगम। दुनिया में कुछ ही घटनाएं कुंभ मेले के विशाल पैमाने और आध्यात्मिक तीव्रता की बराबरी कर सकती है। एक धार्मिक मंडली जो हर 12 साल में प्रयागराज को मानवता के समुद्र में बदल देती है। दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हुए कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति और साझा विश्वास की एकताबद्ध भावना का प्रमाण है। कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रयागराज को सबसे शुभ माना जाता है। इस घटना की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है, जिसका पता समुद्र मंथन, ब्रह्मांडीय सागर के मंथन से लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अमृता का अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी, जिससे उनमें असाधारण आध्यात्मिक शक्ति आ गई। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज तंबू और आश्रमों का एक अस्थायी महानगर बन जाता है, जो तीर्थयात्रियों की एक विविध श्रृंखला की मेजबानी करता है, जिसमें साधारण ग्रामीणों से लेकर विद्वानों से लेकर तपस्वी साधु तक शामिल हैं। त्योहार का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है, जहां नागा साधु राख से सजे और त्रिशूल लिए लाखों भक्तों को पवित्र डुबकी के लिए संगम में ले जाते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है, एक जीवंत पिघलने वाला बर्तन है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग आध्यात्मिक सांत्वना की साझा खोज में एक साथ आते हैं। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति और साझा विश्वास की एकताबद्ध भावना का प्रमाण है। स्थापत्य चमत्कार, साम्राज्यों और स्वतंत्रता की गूंज। प्रयागराज का स्थापत्य परिदृश्य शैलियों का एक मनोरम मिश्रण है, जो इसके समृद्ध और स्तरित इतिहास को दर्शाता है। राजसी मुगल किलों से लेकर सुरुचिपूर्ण औपनिवेशिक युग की इमारतों और आधुनिक संरचनाओं तक शहर एक ओपन एयर संग्रहालय के रूप में खड़ा है, जो युगों से इसके विकास को प्रदर्शित करता है। 1583 में सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया इलाहाबाद किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और मुगल सैन्य वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। इसकी विशाल बलुआ पत्थर की दीवारें, जटिल प्रवेश द्वार और संगम पर रणनीतिक स्थान ने इसे एक अभेद्य किला बना दिया। इसकी दीवारों के भीतर अशोक स्तंभ है। माना जाता है कि इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को और उजागर करता है। आनंद भवन, जो कभी नेहरू गांधी परिवार का निवास था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मूक गवाह है। यह आलीशान हवेली, जो अब एक संग्रहालय है, ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सहित स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को रखा है। इसके हॉल अभी भी उनकी क्रांतिकारी भावना और आधुनिक भारत को आकार देने में उनके अमिट योगदान की गूंज से गूंजते हैं। 1887 में पवित्रा ओनेल सेंट्स कैथेड्रल गौथिक पुनरुद्धार वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसके ऊंचे शिखर, जटिल सना हुआ ग्लास खिड़कियां और शांत वातावरण शहर के औपनिवेशिक अतीत की एक झलक पेश करते हैं। कैथेड्रल ब्रिटिश राज के स्थापत्य कौशल और शहर के परिदृश्य पर उनके प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हाल के वर्षों में प्रयागराज ने त्रिवेणी पुष्प, फूल, मूर्तिकला जैसे आधुनिक स्थापत्य चमत्कारों का भी उदय देखा है, जो 3 नदियों के संगम का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। प्रयागराज पौराणिक कथाओं और अध्यात्म से भरा शहर है। इलाहाबाद किले के अंदर स्थित पातालपुरी मंदिर इसके प्राचीन अतीत का प्रमाण है। कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान इस मंदिर में आए थे। इस मंदिर में पवित्र अक्षय वट है, एक बरगद का पेड़ जिसे अमृता देने वाला माना जाता है। एक और पूजनीय स्थल है कोटेश्वर धाम। इस मंदिर का बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि इसे प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने देखा था। मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार चल रहा है। इसे आने वाले महाकुंभ 2025 के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज का समृद्ध इतिहास इसकी विविध वास्तुकला में दिखाई देता है। सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया रानी महल मुगल काल का प्रमाण है। यह महल अकबर की पत्नी जोधाबाई का घर था। अब इसमें एक संग्रहालय है। यहाँ पर्यटक मुगल काल की कलाकृतियों को देख सकते हैं। ओनेल सेंट्स कैथेड्रल गौथिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण, एक और स्थापत्य रत्न है।
ये गिरजाघर 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था। ये अपनी खूबसूरत रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए जाना जाता है। ये खिड़कियां बाइबल के दृश्यों को दर्शाती हैं। आज प्रयागराज एक जीवंत शहर है। ये बदलाव के दौर से गुजर रहा है। शहर 2025 के महाकुंभ की तैयारी कर रहा है। गंगा और यमुना नदियों के किनारे के घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाएं बनाई जा रही हैं। प्रयागराज हमेशा से बुद्धिजीवियों और विद्वानों का केंद्र रहा है। यहाँ प्रतिष्ठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कई प्रसिद्ध हस्तियों से भी जुड़ा रहा है। जैसे ही प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दुनिया की मेजबानी करने के लिए तैयार है, ये भारत की स्थायी आध्यात्मिकता, इतिहास और सांस्कृतिक जीवंतता का प्रमाण है। चंद्रशेखर आजाद पार्क या कंपनी बाग शहर का एक प्रमुख पार्क है। शायद ही किसी शहर के बीचों बीच इतना बड़ा पार्क मिले। इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बाग के अंदर एक स्टेडियम, एक म्यूजियम, एक पुस्तकालय, 3 नर्सरियां, एक विश्वविद्यालय और प्रयाग संगीत समिति भी स्थित हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कंपनी बाग के बीचों बीच सफेद संगमरमर का बना एक स्मारक है। इस मेमोरियल के आसपास के नितांत सुंदर पार्क है जो सदैव हरी घास से ढका रहता है। मिंटो पार्क सफेद पत्थर से बना इस मेमोरियल पार्क में सरस्वती घाट के निकट सबसे ऊंचे शिखर पर 4 सिंहों के निशान हैं। नेहरू पार्क एक आधुनिक पार्क है। यह पार्क मैकफरसन झील के आसपास के स्थान का सौंदर्यीकरण करके बनाया गया है। यहाँ पर बोटिंग करने की सुविधा है। भारद्वाज पार्क भी एक भ्रमण करने योग्य स्थान है। इसे बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। हाथी पार्क चंद्रशेखर पार्क के पास स्थित है। इसमें पत्थर का एक बड़ा हाथी बच्चों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह स्थान बच्चों के घूमने के लिए है। पीडी टंडन पार्क सिविल लाइन्स इलाके में एक तिकोने आकार का पार्क है। इसके एक कोने पर हनुमान मंदिर चौक है। खुसरो बाग प्रयागराज शहर के पश्चिम छोर प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, जो मुगल कालीन इतिहास की एक अमिट धरोहर है। यह 17 बीघे के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह चारों मोटे मोटे दीवारों से घिरा है। इसके चारों ओर एक एक दरवाजे हैं। जहांगीर ने इसे अपना आरामगाह बनाया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर ही इसका नाम खुसरो बाग पड़ा। इस बाग में 3 मकबरे हैं। पहला मकबरा शहजादा खुसरो का है। इसका मकबरा खुसरो की राजपूत माँ शाह बेगम के लिए बनाया गया था। खुसरो बाग के अंदर जाने का मुख्य द्वार अति विशाल है। इसमें अनेकों घोड़ों की नाली लगी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ घोड़ों ने अपने मालिक की जान बचाई थी। तभी से लोग बाग के अंदर बने मकबरे में मन्नत मानते हैं और कार्य के पूरा होने पर इसी दरवाजे में घोड़े के नाल लगवा देते हैं। खुसरो बाग में अमरूद के कई बगीचे हैं। यहाँ के अमरूदों को विदेश में निर्यात किया जाता है। साथ ही वर्तमान में यहाँ पौधशाला है, जिससे हजारों पौधों की बिक्री की जाती है। सरस्वती घाट यमुना के तट स्थित है, जो एक नवनिर्मित रमणीय स्थल है। 3 ओर से सीढ़ियां यमुना के हरे जल तक उतरकर जाती हैं और ऊपर एक पार्क है जो सदैव हरी घास से ढका रहता है। यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा है। यहाँ से नाव द्वारा संगम पहुँचने का भी मार्ग है। अरैल यमुना घाट प्रयागराज का सबसे बड़ा घाट है और यह सबसे आधुनिक घाट है। यह एक भव्य स्थान है और टहलने का सबसे अच्छा स्थान है। यह एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा है। यहाँ पर स्नानार्थियों के लिए सिटिंग प्लाजा भी है। इसके अलावा यहाँ के मुख्य घाट हैं संगम घाट, बलुआ घाट, बरगद घाट, बोट क्लब घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट, शंकर घाट, दशाश्वमेघ घाट, गऊ घाट, किला घाट, नेहरू घाट, चंद्रशेखर आजाद घाट, कुरेशर घाट, श्रृंगवेरपुर घाट। इनके अतिरिक्त 100 से अधिक कच्चे घाट हैं। पब्लिक लाइब्रेरी कंपनी बाग के अंदर स्थित है। इसकी इमारत अंग्रेजी शासन के समय की है एवं बड़ी शानदार है। यह लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन लाइब्रेरी है। इसकी इमारत बड़ी शानदार है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने के कॉरिडोरा में बड़े खंभों पर बहुत ही सुंदर रोमन नक्काशी है। चौक घंटा घर उत्तर प्रदेश में स्थित एक घड़ी का टॉवर है।
यह चौक भारत के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और मुगलों की कलात्मक और संरचनात्मक कौशल का एक उदाहरण है। यह 1913 में बनाया गया था और लखनऊ के घंटाघर बाद यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना घड़ी का टावर है। इसके खंभों पर बहुत ही सुंदर रोमन नक्काशी है। त्रिवेणी पुष्प अरैल यमुना के तट स्थित एक भव्य स्थल है। यह सबसे सुंदर स्थान है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक चीजें आपको देखने को मिलेगा, जैसे राम जन्मभूमि, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौतम बुद्ध, बहुत सी मंदिर हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुंबज देखने को मिलेगा। अरैल यमुना पार का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है जिसका प्राचीन नाम अलकापुरी था। इसके अलावा भी यहाँ देखने योग्य स्थल बहुत हैं, जैसे पुष्प विहार, सोमेश्वर नाथ मंदिर, श्री बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर, चक्र माधव मंदिर, आदिवेणी माधव मंदिर, नृसिंह मंदिर, महर्षि महेश योगी आश्रम मंदिर, वल्लभाचार्य जी की बैठक, फलाहारी बाबा आश्रम मंदिर, सच्चा बाबा आश्रम। प्रयागराज की एक समृद्ध खेल परंपरा रही है। इसने कई प्रसिद्ध एथलीट पैदा किए हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है। प्रयागराज के सबसे महान खेल हस्तियों में से एक हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को अब तक के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद अपने असाधारण बॉल कंट्रोल और गोल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हॉकी में भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में मदद की। प्रयागराज के एक और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मोहम्मद कैफ। कैफ एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। वे अपने शानदार क्षेत्र रक्षण कौशल और मैच जिताऊ पारियों के लिए जाने जाते थे। कैफ उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जो 2003 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। प्रयागराज में कई खेल स्टेडियम और सुविधाएं हैं जो युवा एथलीटों को प्रशिक्षित करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करती हैं। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम ऐसी ही एक सुविधा है। यह एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है जहां क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेल आयोजन होते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयागराज की भूमिका। प्रयागराज का महत्व इसकी आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत से परे है। इसने ब्रिटिश शासन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शहर राष्ट्रवादी गतिविधि का केंद्र बन गया, क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया और उन नेताओं का पोषण किया जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पाठ्यक्रम को आकार दिया। प्रयागराज ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सत्रों की मेजबानी की। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1930 का सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव को अपनाने को चिह्नित किया। स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक चरण के लिए मंच तैयार किया। यह शहर चंद्रशेखर आजाद सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों का भी घर था, जो एक महान क्रांतिकारी थे जो अपने अटूट साहस और भारत की आजादी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। आजाद का नाम भारतीय इतिहास के इतिहास में उनके साहसी कारनामों और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनके अंतिम बलिदान के लिए अंकित है, जहां उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय शहादत को गले लगाना चुना। एक प्रमुख वकील, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय प्रयागराज के एक और शानदार पुत्र थे। उन्होंने भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के राजनीतिक प्रवचन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयागराज की सड़कें अभी भी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों से गूंजती। शहर के कई स्मारक और संग्रहालय उनकी अदम्य भावना और स्वतंत्र भारत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के मार्मिक स्मरण के रूप में खड़े हैं। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें स्वतंत्रता के लिए कठिन संघर्ष और लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के महत्व की याद दिलाती है। पूरे वर्ष कई त्योहारों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शहर का सांस्कृतिक परिदृश्य हमेशा की तरह जीवंत है। प्रयागराज की संगीत, नृत्य और रंगमंच की समृद्ध परंपरा फलती फूलती रहती है, जो देश भर के कलाकारों और कलाकारों को आकर्षित करती है। प्रयागराज महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के दौर से गुजर रहा है, जिसमें कनेक्टिविटी, परिवहन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से परियोजनाएं हैं। शहर नई सड़कों, फ्लाईओवर और एक आधुनिक हवाई अड्डे के निर्माण का गवाह बन रहा है, जिससे इसकी पहुंच बढ़ रही है और पर्यटन और निवेश
आकर्षित हो रहा है। प्रयागराज एक अनोखा शहर है जो परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। यह अपनी प्राचीन विरासत में गहराई से जड़ा हुआ है। साथ ही यह आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे वाला एक हलचल भरा शहर भी है। प्रयागराज व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र है। हाल के वर्षों में शहर ने महत्वपूर्ण विकास देखा है। इसमें सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डे सहित एक अच्छी तरह से विकसित परिवहन नेटवर्क है। यह शहर कई शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट का भी घर है। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। चाहे आप एक छात्र हो, एक खेल प्रेमी हो, एक आध्यात्मिक साधक हो या एक जीवंत और आधुनिक शहर की तलाश में हो, प्रयागराज में सब कुछ है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ऐतिहासिक खोजों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।